हेलो डियर स्टूडेंट्स, गैसियस स्टेट यूनिट के आज 4th सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट किया था और उस क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स के बारे में बात करी थी। आइए एक बार फिर उन पोस्टुलेट्स को हम रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद उन पोस्टुलेट्स के बेसिस पे गैसों के लिए अनुगति समीकरण का व्युत्पन्न करते हैं। तो मेन पोस्टुलेट्स क्या थे? सबसे पहले कि प्रत्येक गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती है और उन सूक्ष्म कणों को हम अणु कहते हैं। तो जो है और सभी एक गैस के सभी अणु बिल्कुल एक समान होते हैं और अन्य गैसों के अणुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं। और जो गैस के अणु हैं वो सूक्ष्म, गोलाकार व कठोर कणों के रूप में हम मानते हैं और इनका आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के अणु लगातार गति करते हैं, हर दिशा में गति करते हैं, वेग भी अधिक होता है और सदैव सीधी रेखा में गति करते हैं। जब ये पात्र की दीवारों से टकराते हैं या परस्पर टकराते हैं तो टकराने के बाद इनकी दिशा परिवर्तित होती है और पुनः सीधी रेखा में गति करने लगते हैं। जब पात्र की दीवारों पर टकराते हैं तो एक बल लगता है पात्र की दीवारों पे, उस फोर्स को हम लोग जो है फोर्स पर यूनिट एरिया को गैस का प्रेशर कहते हैं। और गैस के अणु जो हैं वो गोलाकार हैं और साथ के साथ परफेक्टली इलास्टिक भी हैं। परफेक्टली इलास्टिक पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ का मतलब है कि जब ये टक्कर करते हैं, परस्पर टक्कर या पात्र की दीवारों के साथ टकराते हैं तो ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता और गैस अणुओं के मध्य कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता और गैस के अणुओं की वेग व ऊर्जा एक समान नहीं होते। सभी अणुओं के वेग ऊर्जा अलग अलग होते हैं। अणुओं के वेग या ऊर्जा जो है वो उनकी औसत वेग या औसत ऊर्जा को दर्शाते हैं और गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान गैस के परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अनुक्रम अनुपाती होता है। अनुगति समीकरण व्युत्पन्न करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, घनाकार का बॉक्स है और जिसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। इस बॉक्स की भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्योंकि एक समान होगी तो ये मान लीजिए आपके पास L सेंटीमीटर है। इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर मान लीजिए n अणु, स्मॉल n अणु हैं और उनका कुल द्रव्यमान m ग्राम है। अब यहाँ पे n अणु हैं, सभी अणु सभी दिशाओं में गति कर रहे हैं, पर डेरिवेशन के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम एक सिंगल अणु पे फोकस करते हैं और वो अणु मान लीजिए अभी सिर्फ x दिशा में गति कर रहा है। ये मैंने जो है x एक्सिस लिया है, ये y एक्सिस लिया है, ये z एक्सिस माना है। तो अब x एक्सिस के अलॉन्ग जब ये गति कर रहा है तो ये जो है इस प्रकार से x एक्सिस हमारा जो है ये अणु मान लीजिए इस प्रकार से गति करता है। अभी हमने सिंप्लिसिटी के लिए ज्यूम किया है कि ये सिंगल अणु है, कोई और अणु नहीं है, तो ये सिर्फ पात्र की दीवार के साथ ही टकराएगा क्योंकि और कोई अणु हम मान रहे हैं कि नहीं है, तो आपस में टक्कर अभी हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम पात्र की दीवार के साथ टक्कर ले रहे हैं। तो ये भी सिर्फ x एक्सिस में गति कर रहा है, तो जब ये गति करते हुए पात्र की इस दीवार A पर पहुँचेगा तो यहाँ से टकराएगा। अब पोस्टुलेट्स में हमने ज्यूम किया था कि जो है अब ये क्योंकि पूर्णतः प्रत्यास्थ हैं, टक्कर इलास्टिक कोलिजन्स हैं, तो ये टकराने के बाद पुनः वापस आएगा और इसकी दिशा विपरीत दिशा हो जाएगी। विपरीत दिशा में गति करके ये पात्र की इस दीवार B पर टकराएगा, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर से वापस A पे, तो इस तरह A और B के मध्य ये बार बार टकराता रहेगा। तो जब ये इस प्रकार टकराएगा तो इस टक्कर के दौरान किसी प्रकार का कोई ऊर्जा का क्षय नहीं होता, कोई ऊर्जा नष्ट नहीं होती, इसलिए इसका वेग एक जैसा ही रहेगा, केवल दिशा विपरीत होती जा रही है। अब हम लोग जो हैं इस टक्कर के दौरान होने वाले संवेग परिवर्तन को देखते हैं। तो जब शुरू में हमने ज्यूम किया था कि पहली बार ये पात्र की दीवार A पर टकराया, मान लीजिए इस टक्कर से पहले इसका जो है संवेग जो था वो Vx था, Vx, और टक्कर मारने के बाद का संवेग जो है वो -mvx था। क्योंकि दिशा विपरीत हुई है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा।
अब इस एक टक्कर के दौरान संवेग में परिवर्तन कितना होगा, दोनों का डिफरेंस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, तो टोटल हो जाएगा ये 2mv(x). तो हर टक्कर में संवेग परिवर्तन कितना होगा, 2mv(x). अब ए और बी के मध्य की दूरी है L सेंटीमीटर। तो एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर में जब अणु जाएगा तो उस दौरान वो कितनी दूरी तय करेगा, 2L। ए से बी जाने में, फिर बी से वापस ए आने में 2L की दूरी तय करेगा और उसका वेग है vx सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ से vx सेंटीमीटर दूरी को एक सेकंड जो है दूरी तय करने में लगने वाले समय को हम लोग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2L दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगेगा, 2L/vx सेकंड का समय लगेगा, 2L/vx समय लगेगा। और ये एक टक्कर में होने वाला लगने वाला समय है। एक सेकंड में कितने टक्कर होंगे यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका इन्वर्स लेंगे vx/2L। तो और एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये होता है 2mvx। इसका मतलब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सेकंड में अणु द्वारा दीवार A पर होने वाला संवेग परिवर्तन कितना होगा। तो वो कितना होगा, एक टक्कर में 2mvx हुआ, इतने टक्कर हुए एक सेकंड में vx/2L, तो टोटल संवेग परिवर्तन कितना हो गया, 2mvx इंटू vx/2L मीन्स mvx²/L। ठीक है। तो अब चूंकि अणु दीवार A पे टकराने के बाद वापस दीवार B पर भी टकरा रहा है और इस तरह से जितना संवेग परिवर्तन एक सेकंड में दीवार A पर हो रहा है बिल्कुल उतना ही संवेग परिवर्तन दीवार B पर भी होगा। तो इसका मतलब दोनों दीवारों के मध्य जो है वो हमने x अक्ष लिया है, तो दोनों दीवारों के मध्य जो x संवेग परिवर्तन हो रहा है उसे हम यूँ कह सकते हैं कि x अक्ष पर होने वाला संवेग परिवर्तन वो कितना होगा, 2mvx²/L, 2mvx²/L। अब ये हमने सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए x एक्सिस के लॉन्ग माना था, पर वास्तव में अणु तीनों दिशाओं में गति कर सकता है, x y z। तो तीनों x एक्सिस के लॉन्ग 2 दीवार थी ए बी, इसी तरह तीनों एक्सिस के लॉन्ग कुल दीवारें कितनी होंगी, 6 दीवारें होंगी। तो 6 दीवारों के मध्य जो है वो अणु गति कर रहा है और इनके तीनों एक्सिस पे गति करने की संभावना बराबर है। इसका मतलब जब हम पूरे एक्सिस में एक सेकंड में होने वाला संवेग परिवर्तन कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, 2mvx²/L प्लस 2mvy²/L प्लस 2mvz²/L। यहाँ से 2m/L को हम कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास ये आ गया कुल संवेग परिवर्तन। और फिर v जो है vx² प्लस vy² प्लस vz², ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं v²। तो ये मेरे पास जो है वे v² हो गया। और यहाँ से जो है हम लोग v यहाँ पे क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिसका एक्सप्रेशन होता है ये, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से हमारा क्या तात्पर्य है। इसे शॉर्ट में RMS वेग भी कहते हैं, जिसे ज़्यादातर बुक्स में C सिंबल से रिप्रेजेंट किया होता है, तो आप C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और V में भी कर सकते हैं। और क्योंकि अणु वास्तव में बॉक्स के अंदर हमने N अणु लिए हैं और तो इस ये एक अणु के लिए संवेग परिवर्तन है कुल, तो N अणुओं के लिए कितना होगा, 2mnv²/L। अब जो है ये हमने ऊपर जो एक सेकंड में होने वाला संवेग परिवर्तन निकाला है, अर्थात हमने संवेग परिवर्तन की दर निकाली है। तो ये संवेग परिवर्तन की दर को ही हम जो है वो फोर्स कहते हैं। न्यूटन्स लॉ जो है उसके अकॉर्डिंगली ये फोर्स की डेफिनेशन है। तो फोर्स जो है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो इसलिए फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, 2mnv²/L। अब फोर्स हमें पता है तो हम दाब को डिफाइन कर सकते हैं। दाब होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। तो यहाँ जो है हम घन का क्षेत्रफल L² होगा जो है हमारे पास, तो एक दीवार का क्षेत्रफल L² होगा, 6 दीवारें हैं तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 6L²। तो हम जो है यहाँ से प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं
ये हमने बल की वैल्यू पुट करी, ये क्षेत्रफल की, तो यहाँ से मेरे पास जो है वो आ गया प्रेशर की वैल्यू 2mn v²/6L³। और L³ को हम वॉल्यूम घन का आयतन लिखें तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया ये वाला, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn v²/v। कैपिटल V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने ध्यान देना है। अब वॉल्यूम टर्म को हम उधर ले जाएं तो PV इज इक्वल टू 1/3 mn v²। ये जो समीकरण आई मेरे पास, समीकरण 6, इसे ही हम गैसों का अनुगति समीकरण कहते हैं। ये समीकरण आपने अभी देखा कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट से डिराइव किया है। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आदि को लिखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि इन लॉज का सैद्धांतिक आधार ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।